साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहिस। साथियों आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में डिस्कस करूंगा विद द हेल्प ऑफ इलिस्ट्रेशन कि अगर आपने आपकी वाइफ के खिलाफ डिवोर्स केस फाइल किया है और वाइफ अपीयर नहीं होती है और अल्टीमेटली एक्स पार्टी डिवोर्स आपको ग्रांट होता है और कुछ टाइम बाद जब आप शादी करते हो तो वाइफ एक आपत्ति याचिका कोर्ट में पेश करती है कि जो वो डिग्री प्राप्त की है वो धोखे से प्राप्त की है, सम्मन उसे सर्व नहीं हुए हैं, जिस कारण डिग्री को सेट असाइड करते हुए उसे सुनवाई का पूरा मौका देते हुए केस का निस्तारण किया जाए। तो उस सिनेरियो में यूजुअली वाइफ रिलाई करती है ऑर्डर 9 रूल 13 सीपीसी पे और कई बार ऐसा होता है कि वाइफ उस पिटिशन को हार जाती है और अल्टीमेटली मामला हाई कोर्ट पहुँचता है और मर्सी पिटिशन क्लेम की जाती है कि चूँकि डिग्री बाय फ्रॉड है, मैटर इनिशियल स्टेज पर है और हस्बैंड ने हर समय कोर्ट से जो है फ्रॉड प्ले किया है, तो अगर वाइफ को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाती है तो किसी भी रूप में हस्बैंड के अधिकारों पर विपरीत असर नहीं पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट कंटेंशन होते हैं। पर यहाँ पर दो महत्वपूर्ण बातें हैं कि डिग्री के खिलाफ अपील करना और दूसरी है 9 तरह के खिलाफ अपील करना। अगर मैटर में डिग्री हो गया है और डिग्री से डिवोर्स कंफर्म है तो उस सिनेरियो में वाइफ को सेक्शन 28 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अपील पेश करनी है और सेक्शन 15 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो है स्टे क्लेम करना है। अगर 9 तरह की अर्जी फाइल करी है और वो अर्जी खारिज हो गई है और उसकी फर्दर अपील की है और इन द मीन वाइल अगर हस्बैंड जो है शादी कर लेता है तो वहाँ पर कोई भी अधिकार जो है वाइफ के प्रभावित नहीं होंगे और अगर हस्बैंड सेकंड मैरिज करता है तो उस सिनेरियो में धारा 15 HM एक्ट का जो बार है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हम समझेंगे पूरे मामले को और रिसेंट ऑब्जर्वेशन जो माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के हैं उसको भी। तो साथियों टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके राइट से जुड़ा हुआ है, तो एक एक पार्ट जो वीडियो का है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्किप मत कीजिएगा, कंटेंट को जो है सुनिएगा, समझिएगा और अपने केस पर अगर आवश्यक हो तो अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। तो साथियों शुरू करता हूँ आज का टॉपिक। साथियों जो मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ वो बेस्ड है ऑन जजमेंट ऑफ ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट। रिसेंट जो है जजमेंट है और इसमें अपील जो है फाइल करी थी वाइफ ने अगेंस्ट द ऑर्डर। एक ऑर्डर था जिसके खिलाफ जो है पास हुआ, उसकी एप्लीकेशन पे जो कि उसने ऑर्डर 9 रूल 13 सीपीसी के तहत जो है फाइल की थी। उसका कहना ये कि जो एक्स पार्टी डिवोर्स डिग्री है जो कि पास की गई है बिटवीन द पार्टीज ऑन 14 मई 2003 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत उसे सेट असाइड किया जाए या निरस्त किया जाए। देखो साथियों हस्बैंड और वाइफ थे, दोनों के बीच डिस्प्यूट क्रिएट हुआ और हस्बैंड ने जो है ये डिवोर्स केस फाइल किया। ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये है इवेंट ऑफ द लाइन्स और अल्टीमेटली वाइफ को जो है नोटिस गए, वाइफ जो है अपीयर नहीं हुई और कोर्ट ने जो है डिवोर्स पारित कर दिया एक्स पार्टी बेसिस पे। उसके बाद वाइफ ने जो है अर्जी फाइल करी ऑर्डर 9 रूल 13 सीपीसी में। उसका कहना है कि संबंध जो है उसको ना तो मिले और ना ही संबंध देने से कभी उसे मना किया और उसका ये कहना है कि उसे इस केस की जानकारी जो है किसी पर्टिकुलर डेट पे हुई है, जिस कारण ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट के जरिए वो अपना केस लिमिटेशन के अंदर लेके आना चाहती है। साथियों एक बात आपको समझनी है कि राइट टू अपील जो है वो दोनों ही पक्षकारों के पास में है, बट यूजुअली ये टाइम जो है 30 दिन का है, बट मैक्सिमम साइड पर ये टाइम जो है 90 दिन का है और इसको लेकर दोनों ही तरह के जजमेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। पर हमको हमेशा ही हायर साइड वाला जजमेंट जो है फॉलो करना है जो कि है 90 डेज़ का। अगर अपील फाइल नहीं होती है विद इन टाइप ऑफ लिमिटेशन तो हस्बैंड जो है अपील फाइल कर सकता है। अवेयरनेस ऑफ डिवोर्स प्रोसीडिंग जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब 9-13 लेकर आएंगे तो इनका कहना ये होगा कि हमें अवेयरनेस नहीं थी। पर साथियों जब भी वाइफ काउंटर केस करे तो जब भी आप कोई अर्जी फाइल कर रहे हो तो उसमें इंग्लिश में ज़रूर इस फैक्ट को मेंशन कर दो कि टू सिक्योर द कॉज ऑफ जस्टिस हमने कंसर्न कोर्ट में एक डिवोर्स पिटिशन जो है दाखिल करी है और कुछ अवर्मेंट्स जो है वहाँ पर डाल दो। साथियों ड्राफ्टिंग आपको इस तरह से करनी कि उसे बिल्कुल भी इस बात का आभास ना हो कि आपने क्या किया है, बट आपकी बात भी जो है कन्वे हो जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिला के जोर किस पर है? अवेयरनेस ऑफ द डिवोर्स प्रोसीडिंग। साथियों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि अगर उस अर्जी को उसके एडवोकेट ने भी रिसीव किया है तो इट शैल बी डीम टू बी ए नोटिस टू द पार्टी। हालांकि साथियों एक रिसेंट लॉ आ चुका है कि जो प्राइवेट काउंसिल है कंसर्न परिवादी के बिहाफ पर वो किसी भी रूप में 498 या IPC के मैटर में अपीयर नहीं हो सकता है एज अ मैटर ऑफ राइट और उनकी अपीयरेंस को जो है बार किया गया है। उनका जो अपीयरेंस है वो लिमिटेड है, दे कुड असिस्ट बट दे कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द कोर्स ऑफ ट्रायल। क्लियर हो गया? चले आगे। और साथियों डिवोर्स केस जब आप फाइल करते हो तो ये सेक्शन 19 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सबकी क्वेरी ज़रूर आती है कि भाई डिवोर्स हम कहाँ फाइल कर सकते हैं। तो आपको 3 बात जो है ध्यान में रखनी है कि जहाँ पर रेस्पोंडेंट मतलब आपकी वाइफ जहाँ पर रह रही है वहाँ पर आप फाइल कर सकते हो, जहाँ पर शादी हुई है वहाँ पर आप फाइल कर सकते हो और जहाँ पर अंतिम बार पति पत्नी के रूप में साथ साथ रहे जिसको बोलते हैं कॉज ऑफ एक्शन। ठीक है जी, वहाँ पर आप फाइल कर सकते हो। साथियों इसके में जो समन्स है ये सर्व हुए थे थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से और उसकी जो कंसर्न डिलीवरी है उसको लेने से कंसर्न वाइफ ने मना कर दिया। अब साथियों आप सबके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा
कि अगर डिलीवरी ऑफ समवन थ्रू स्पीड पोस्ट है तो उसके लिए प्रोविज़न क्या है। उसके लिए प्रोविज़न है ऑर्डर 5 रूल 9 के अंदर। और जब अमेंडमेंट हुआ इस कानून में तो ये सेक्शन कैसे रीड करता है, रूल नंबर 9 रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ समन्स बाय द कोर्ट वे द डिफेंडेंट रिसाइड विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट। मान लो कि लोकल केस है जहाँ पर केस जो है फाइल हुआ है और उसका कोई एजेंट जो है रिसाइड करता है विद इन द जुरिडिक्शन हु इज़ एम्पावर्ड टू एक्सेप्ट द सर्विस समन। हालांकि अपने केस में ये वाला क्लॉज जो है लागू नहीं होगा। अपने को सिंपल बात करनी है कि अगर डिफेंडेंट जो है ऑनरेबल कोर्ट के जुरिडिक्शन में रहती है जहाँ पर वो केस फाइल किया गया है तो समन शैल अनलेस द कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट बी डिलीवर्ड और सेंड ईदर टू प्रॉपर ऑफिसर टू बी सर्व बाय हिम। तो समन्स जो है जरिए प्रॉपर ऑफिसर जो है सर्व किए जाएंगे या कंसर्न कोरियर सर्विसेज द्वारा जो कि कोर्ट ने अप्रूव की है उसके द्वारा सर्व किए जाएंगे। द प्रॉपर ऑफिसर मे बी द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट अदर देन दैट इन विच द सूट इज इंस्टीट्यूटेड एंड वेयर ही इज सच एन ऑफिसर द समन मे बी सेंड टू हिम इन सच अ मैनर एज मे कोर्ट डायरेक्ट। The service of someone may be made by delivery or by transmitting a copy thereof by registered post acknowledgement due। तो हमने 3 बातों को जो है समझा। जब भी आप देखो डिवोर्स केस फाइल करोगे तो 3 बातें आपको जरूर देखने को मिलेगी कि कोर्ट आपसे बोलेगा भाई जो भी आप सम्मन्स अपनी वाइफ के लिए देना चाहते हो वो 2 कॉपीज़ में दो। एक कॉपीज़ को हम खुद भेजेंगे जरिए कोर्ट और एक कॉपी जो है हम जरिए पोस्ट भेजेंगे। तो ये प्रोसीजर इसलिए है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वाइफ जो है सम्मन्स को अवॉइड करती है। कोर्ट का व्यक्ति पहुंच गया सम्मन्स के लिए तो सम्मन्स को लेती नहीं है। तो अगर सम्मन्स जाएंगे स्पीड पोस्ट से और अगर वो नहीं लेती है तो वहाँ पर सेक्शन 27 जनरल क्लॉज एक्ट के तहत जो है अवधारणा ली जा सकती है। तो कुल मिला के एड्रेस जो है करेक्ट होना चाहिए वाइफ का और इसको सपोर्ट करने के लिए आप अपनी वाइफ का आधार कार्ड भी कोर्ट में लगा सकते हैं। ठीक है जी, ये आपको जो है विशेषता ध्यान रखना है। साथियों कुल मिला के बात जो है बहुत क्लियर हो चुकी है कि जो ऑर्डर 5 रूल 9 है ये प्रिस्क्राइब करता है सर्विस थ्रू ऑफिसर ऑफ द कोर्ट एंड थ्रू द रजिस्टर्ड पोस्ट विद ड्यू एक्नॉलेजमेंट। क्लियर है। तो अगर वो रिफ्यूज़ल होगा तो वहाँ पर कोर्ट जो है प्रिजम्पशन ड्रॉ कर पाएगा। अब साथियों इसी हमें देखना पड़ेगा ऑर्डर 5 रूल 17 जो कि डील करता है विद सिमिलर सिचुएशन वेयर समन्स हैज़ बीन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट और द कंसर्न डिफेंडेंट या जो कंसर्न रिस्पोंडेंट वाइफ है वो उस एक्नॉलेजमेंट को जो है साइन नहीं करती है। व्हाट इट रीड्स व्हाट इज रूल नंबर 17 कि जो कंसर्न डिफेंडेंट है वो रिफ्यूज़ करती है टू साइन द एक्नॉलेजमेंट और वेयर द सर्विंग ऑफिसर आफ्टर ड्यू डेलीगेंस कैन नॉट फाइंड द कंसर्न रिस्पोंडेंट। तो इस सिनेरियो में सर्विंग ऑफिसर जो है ये अफिक्स करेगा कॉपी ऑफ समवन ऑन द आउटर डोर और सम कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द हाउस इन विच द डिफेंडेंट ऑर्डिनरी रिसाइड और कैरी ऑन बिजनेस पर्सनली। तो ये सेकंड रिकोर्स है टू समवन द कंसर्न्ड रिस्पोंडेंट। पहली बार तो कोर्ट जो है भेजेगा स्पीड पोस्ट से, वो नहीं लेती है या बच रही है तो इस सिनेरियो में डायरेक्शन देगा वो कंसर्न्ड ऑफिशियल को कि आप उसके घर पे जाएं और घर के किसी कॉन्शियस पार्ट पर जो है या तो आउटडोर पे या किसी कॉन्स्पिशियस पार्ट पर जो है समन्स को जो है अफिक्स कर दो। जब भी इस तरह के समन्स जो है सर्व होंगे तो वहाँ पर 2 गवाह की जो है आवश्यकता रहती है। इस बात का विशेष आप ध्यान रखें। तो कुल मिला के ऑर्डर 5 रूल 17 जो है सेकंड प्रोसीजर है जो सर्विस ऑफ समन्स में जो है काम में लिया जाता है। वो कई बार कोर्ट सीधा एक्सपर्टी नहीं करती है, कोर्ट इस प्रोटोकॉल को भी जो है अडॉप्ट करती है और कई बार कोर्ट ऑर्डर 5 रूल 20 CPC का प्रोटोकॉल भी जो है अडॉप्ट करती है कि अखबार में जो है साया कर दो। इसके बावजूद भी जो है अगर एड्रेसी नहीं आ पा रही है या रिस्पोंडेंट नहीं आ पा रही है तो कोर्ट जो है वो एक्सपर्टी के लिए प्रोसीड करता है, जैसे इस केस में हुआ। और इस हस्बैंड ने क्या करा कि होशियारी करी कि जो डिफरेंट काउंटर केसेस थे उसमें भी इसने समय समय पर इस फैक्ट को खुलासा किया, उस फैक्ट को जो है स्पेसिफिक किया कि मेरा डिवोर्स केस जो है कंसर्न कोर्ट में पेंडिंग है। जब वाइफ जो है अपीयर हुई तो उसने कहा कि भाई मुझे नॉलेज ही नहीं है, ना समन सर्व हुए, ना मुझे इस केस की नॉलेज है। तो कोर्ट ने कहा ये फैक्ट जो है अपने आप में ही फॉल्स है क्योंकि जो आपने काउंटर केस फाइल किए हैं उन सब में जो है आपको नॉलेज है। इवन समन्स जो है कोर्ट ने भेजे उसमें भी आपको नॉलेज थी पर आप जो है अपीयर नहीं हुए। साथियों ऑर्डर 9 रूल 13 CPC अगर देखें तो ये हालांकि एम्पावर करता है कोर्ट को टू सेट असाइड द एक्स पार्टी डिक्री। साथियों इंपॉर्टेंट बात क्या है कि नो कोर्ट शेल सेट असाइड अ डिक्री पास्ड एक्स पार्टी मियरली ऑन द ग्राउंड दैट देयर इज इनरेगुलरिटी इन सर्विस समन कि अगर समन्स की सर्विस में इनरेगुलरिटी है तो इस ग्राउंड पर किसी भी रूप में एक्स पार्टी डिग्री जो है वो सेट असाइड नहीं होगी। साथियों इस केस के महत्वपूर्ण फैक्ट्स क्या था कि जब ये ऑर्डर जो है खिलाफ हुआ वाइफ के, तो वाइफ चलेगी अपील के अंदर। इन द मीनवाइल क्या हुआ, हस्बैंड ने मैरिज कर ली और अल्टीमेटली वाइफ का कहना था कि हस्बैंड ने जो है कंटेम्प्ट किया है और उसने गलत काम किया है। तो कोर्ट का कहना यह था कि अगर ऑर्डर 9 रूल 13 CPC के तहत आपका एप्लीकेशन है वो खारिज होगा तो यदि भी उसकी आप अपील करो, बट ये अपील नहीं है अगेंस्ट डिक्री क्योंकि सेक्शन 28 हिंदू मैरिज एक्ट को हम देखें तो वहाँ पर अपील के स्पेसिफिक प्रोविजन है। वाइफ को इमीडिएटली जो है अपील फाइल करनी है हाई कोर्ट में। अगर वो ऐसा नहीं करती है एक ऐसी रेमेडी ऑब्टेन करती है जो किसी भी रूप में सेक्शन 15 हिंदू मैरिज एक्ट के बार को एप्लीकेबल नहीं करवा सकता, तो इस सिनेरियो में किसी भी रूप में वाइफ को भी रेमेडी जो है प्राप्त नहीं कर सकती। तो अंतों अथवा वाइफ जो है वो हाई कोर्ट तक भी इस केस में हार गई। तो साथियों इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट है, अगर मेरा कोई साथी इस तरह की समस्या से गुजर रहा है तो दिल्ली हाई कोर्ट का ये लॉ और जो लॉ के पॉइंट्स हैं और उसके जो ऑब्जर्वेशन है वो काफ़ी हद तक आपके जो है काम आ सकते हैं। साथियों घबराने का नहीं है, मुश्किल जो समस्या है उनका हमें सामना करना होगा। साथियों
क्वेश्चन जटिल हो सकते हैं, पर अगर समाधान निकाला जाए तो रियल में हम जो है उनके आंसर ऑप्टेन करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो साथियों, अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा, इसने आपको एनलाइटन किया, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।